नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐसे वर्तक के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को आपने करीब करीब 2 सप्ताह तक देख लिया। तीसरी बार की सरकार, 10 साल के बाद का 2 हफ्ता आपने देखा और इन 2 हफ्ता के दौरान आपने उन सारी बात को देखा, चाहे वो नीट की परीक्षा रहा हो या नेट की परीक्षा हो, चाहे वो मामला रेल हादसा का रहा हो। कई सारे मामले आप देखते चले जाइए। जिस तरह से ये सरकार एक अकेला कितनों पे भारी के अट्ठास और गुरूर को देश की जनता के द्वारा तोड़ने की जो एक नैरेटिव सेट किया गया, एक कहते हैं मैंडेट दिया गया, उसमें एक सत्ता नए प्रकार की राजनीतिक संधियों और दुर्विसंधियों की तरफ जाते हुए जब दिख रही है, तो उस दौर में आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। नरेंद्र मोदी कहाँ से देश को चौंकाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने सहयोगियों को चौंकाने की बात भी कर रहे हैं। ये अपने आप को ये समझने और देखने के लिए कुर्सी की पेटी को बांध करके तैयार हो रही है, क्योंकि कई जगह सरकार घिरी हुई दिख रही है। ताजा मामला पटना हाईकोर्ट के फैसले से आया। पटना हाईकोर्ट का फैसला एक ऐसे दौर में निकल के आया, आरक्षण के मुद्दों को क्रैश करने का, उसको रद्द करने का, बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण बढ़ाया गया था उसको रद्द करने का फैसला एक ऐसे मोड़ पे आया, एक ऐसे समय में जबकि पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में बीडीए के माध्यम से, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नैरेटिव के माध्यम से, बैकवर्ड क्लासेस की, ओबीसी वर्ग और दलित वर्ग की एकता के माध्यम से जिस प्रकार से अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हवा को निकाल दिया, उसके बाद पटना हाईकोर्ट का जो फैसला है, अब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं बदलती हुई दिख रही है। अब प्राथमिकताएं बदल किस रूप में रही है? आरक्षण बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है कि तुरंत ही आरक्षण बढ़ा दे। भूल जाइए इन बातों का। जो तबका ये बात सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना करा देगी, आरक्षण बढ़ा देगी, अग्निवीर को खत्म कर देगी और तमाम सारे वो लोग जो जनहित के बड़े फैसले जो आम आदमी के पक्ष में होते हैं वो ले लेगी, ये सारी बातें को इस दौर में भूल जाइए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो बहुत बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है, जो अंदर खाने सूत्रों से जो निकल के आती है कि हर मर्ज का एक इलाज करने की जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है, उस कोशिश के दायरे में अब धूल खा रही रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, जिसको एक और ओबीसी वर्ग की एकता को तोड़ा जाए, आरक्षण के विमर्श को नए डायरेक्शन में धकेला जाए, इन सब से आगे निकलकर जाति जनगणना के मांग करने वाली जो राजनीतिक धार है उस धार को कुंद कर दिया जाए, इस कवायद में सत्ता पक्ष लगा हुआ दिखाई पड़ता है। और इसकी आहट कहां से मिलती है, जरा इसको समझिए। आहट मिलती है कहां से? महीने भर के अंतराल में 2 बार संसद का सत्र बुलाए जाने से। पहला सत्र सांसदों को शपथ दिलाने, स्पीकर का चुनाव और राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव। इसके लिए 24 तारीख से लेकर के 24 जून से लेकर के 9 जुलाई तक, सॉरी 3 जुलाई तक, और अब 12-13 दिन के गैप के बाद चर्चा शुरू होती है कि 22 जुलाई या 23 जुलाई से संसद का बजट सत्र बुलाया जा सकता है, क्योंकि चुनावी साल में जो बजट होता है वो बजट 3, 4 या 5 महीनों के लिए अंतरिम बजट होता है। बचे हुए 7-8 महीनों के बजट का उसका खर्च कहाँ से आएगा? स्वाभाविक है कि वित्तीय वर्ष में उसका बजट लाना होगा, पूर्ण बजट लाना होगा। पूर्ण बजट के लिए अलग से सत्र बुलाया जाता है। तो फिर 15 दिनों के अंतराल पे जो 2-2 सत्र, ये अपने आप में कल्पना से परे। कल्पना से परे इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आमतौर पे जो नई लोकसभा का पहला सत्र होता है, उसी सत्र में बजट को पेश किया जाता है। जब बजट उसी सत्र में पेश किया जाता है, स्वाभाविक सी बात है कि पास भी करा लिया जाता है। 2 सत्र बुलाने की जो नौबत आई है, उसके पीछे की असली वजह ये होती है कि 240 से 272 तक पहुंचने की जो जद्दोजहद है, क्या उस किसी तोड़फोड़ के सहारे की जाएगी, या फिर उस तोड़फोड़ के सहारे जाने के बजाय सरकार खुद जल्द से जल्द मध्यवर्ती चुनाव में जाने की कोशिश करेगी। उस मध्यवर्ती चुनाव के भीतर एक अलग तरह का सामाजिक विमर्श, जिसके कहते हैं राजनीतिक दायरा विस्तृत होने की संभावना हो, वो करने की नौबत आएगी। इस बात को लेकर के सत्ता और संगठन के बीच, सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के बीच, उन पॉलिटिकल पार्टियों के बीच एक अलग तरह का विचार विमर्श जारी है। वो विचार विमर्श रोहिणी कमीशन, यानी राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण को कर्पूरी फॉर्मूले के
तरह विभाजित करने की है। कर्पूरी फॉर्मूले बिहार में आया था, कर्पूरी फॉर्मूला, उसमें ओबीसी आरक्षण को पिछड़ा और अति पिछड़ा दो भागों में विभाजित करने की बात हुई। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं की गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग के भीतर यह देखने के लिए कमीशन बनाया कि किस वर्ग के सबसे ज्यादा लाभ उठाया, किस वर्ग को लाभ के नाम पर कम मिला या कुछ भी नहीं मिला। और अब ओबीसी वर्ग की एकता को विभाजित करने की मानसिकता से रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को कभी भी धूल झाड़ करके देश के सामने लाया जा सकता है, कभी भी कैबिनेट उसको मंजूरी दे सकती है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता अब सरकार के पास बचा है जिससे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक, दूसरे राज्यों में उठ रही जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की मांग तक, और इन सब से आगे बढ़कर के अगर देखें तो मंडलवादी पार्टियों की समाजवादी धरे के अलग अलग धरों का जो एक नए सिरे से उत्थान दिखाई पड़ता है। चाहे बिहार के भीतर राष्ट्रीय जनता दल का पहुंचना हो सुप्रीम से इतना तक, और जनता दल यूनाइटेड जिसको खत्म माना जाता है उसको बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आना हो, तो वहीं सबसे आगे निकल करके मुलायम सिंह यादव की विरासत समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बेहद मुश्किल चुनाव के भीतर उत्तर प्रदेश के चुनावी मोहरा बनाकर पेश कर दिया हो, उसके बाद दक्षिणपंथी जमात चुनावी हिंदुत्व के आसरे राजनीति को अब अपने तरफ मोड़ने की कोशिश करने वाली जो जमात है, उस जमात के सामने जो नई कोशिश है वो यही है इस दौर में कि आखिर इस कमंडल की धारा को मंडल के साथ मिला करके मंडलवादी धारा को कैसे कमजोर किया जाए, और इसका एकमात्र रास्ता रोहिणी कमीशन से निकलता है। रिपोर्ट के अनुसार अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, सरकार इसको रखी हुई है। अभी इस रिपोर्ट के बारे में जो चर्चाएं चले, अब जो खुल के सामने आते हैं, कुछ लोग का कहना है कि रिपोर्ट में ओबीसी की 27% को आरक्षण को 3 पार्ट में विभाजित करने की बात है। दूसरी बात यह है कि कई लोग ये भी दावा करते हैं कि 4 पार्ट में विभाजित करने की बात है। कर्पूरी फॉर्मूले में तो 2 ही कैटेगरी तय की गई थी, या 3-4 कैटेगरी करने की बात है। यानी पूरी तरह से एक बहुत बड़ा ब्लॉक वोट बैंक के तौर पर भी एक सामाजिक विचार विमर्श के स्तर पर एकता स्थापित करने की एक कवायद के तौर पर भी, जो इस भारत देश के 52% माने जाने वाली ओबीसी आबादी करीब करीब ये सोचते हुए दिखाई पड़े, फिर से उस पॉलिटिक्स की वापसी की संभावना दिख रही है, उसको छिन्न भिन्न करने की कवायद से कभी भी रोहिणी कमीशन किसी भी कैबिनेट मीटिंग के सामने लाया जा सकता है, कभी भी उसकी सिफारिशों को उसी तरह से मंजूर किया जा सकता है जैसे 7 अगस्त 1990 को उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अचानक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को धूल डाल करके उसको देश के सामने ला दिया था। पूरे देश की राजनीति ही बदल गई थी। नरेंद्र मोदी के पास एकमात्र यही रास्ता है, क्योंकि एक और उनके पास अपनी उम्मीदों का पहाड़ लेकर, अपनी मांगों की भारी भरकम सूची लेकर चंद्रबाबू नायडू तैयार खड़े हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार खड़े हैं, तीसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक ऐसा खेमा भी खड़ा हो चला है जो ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी को कमजोर किया जाए, सत्ता को भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी नए सत्ता के स्थापित कर उसके हाथ में सौंप दी जाए। तो उन परिस्थितियों के भीतर एक चुनौती घर के भीतर से, दूसरी चुनौती गठबंधन के भीतर से, तीसरी चुनौती विपक्ष के अंदर से, और चौथी चुनौती मुद्दा आधारित बन चुके इस 2024 के लोकसभा चुनाव में व्यक्ति के पीछे हटने और व्यक्तिवादी मानसिकता से देश की जनता के एक बड़े हिस्से से बाहर निकलने का कारण जो नए तरीका की राजनीति, मुद्दा आधारित राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में जो विकसित हुआ, उससे कहीं ना कहीं विचार विमर्श के स्तर को बदल देने की, या एक सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो इस सोच को चेंज करने की नीयत से रोहिणी कमीशन एक मात्र रास्ता सरकार के पास बचता हुआ दिख रहा है। वहां पे दोनों क्रेडिट नरेंद्र मोदी दोनों क्रेडिट खुद लेना चाहेंगे। पहली बार मंडल कमीशन ने बनाया था, मोरारजी के देसाई की सरकार ने लागू किया था, बीपी सिंह की सरकार ने, लेकिन रोहिणी कमीशन के शासक नरेंद्र मोदी सरकार ये करने की कोशिश करते हैं कि कर सकते हैं कि आखिर बनाया भी नरेंद्र मोदी सरकार ने और लागू भी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। आमतौर पर सरकार की ये कोशिश होती है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी सरकार की, क्रेडिट वो किसी और को देना नहीं चाहते हैं। और अभी 2 दिन पहले आपने ऐसा सुना होगा जब नालंदा में नीतीश कुमार यूपीए सरकार के दौर में नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या काम हुए, जब वो गिना रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा की भावभंगिमा कैसा था। तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके तत्कालिक चुनौतियों से कहते हैं ना दूर ले जाने के लिए, उससे अगर संभव हो तो मध्यवर्ती चुनाव में जाने की नौबत आए तो
कुछ इस प्रकार के सरकार के लिए इतनी मौजू क्यों दिखाई पड़ती है? एकमात्र रिजॉर्ट रोहिणी कमीशन ही क्यों दिखाई पड़ता है? अगर इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार की उस एजेंडे के ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है जिस एजेंडे की सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं की जाती। वो एजेंडा क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले इन बातों को समझना जरूरी है कि कोविड महामारी के नाम पर 2021 के सेंसस को अब तक क्यों टाल करके रखा गया है। परिसीमन आयोग 2008 में जो रिपोर्ट आई 2007 में उस रिपोर्ट के साथ साथ जो सरकार ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया था सरकार ने, उसके तथ्य के ऊपर अगर ध्यान दे, उसके क्लॉज पे अगर ध्यान दे, उसमें साफ साफ कहा गया कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसी के आधार पर अगला परिसीमन आयोग गठित होगा। अगर 2021 में जनगणना हो जाती या कोविड की वजह से भी 21 में ना होकर के 22 में हो जाती तो 2026 के बाद की जो पहली जनगणना जिसके आधार पर परिसीमन आयोग का गठन होना है तो ये नए सिरे से 2031 में हो, और 2031 में जब जनगणना नए सिरे से होती तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार यदि 2024 में जैसे गठबंधन के सहारे वापस आई है, वापस भी अगर आ जाती तो उसकी मियाद 2029 तक पूरी हो जाती। और यदि वो सरकार पूरी कार्यकाल चला पाती है तो सेंसस को, जनगणना को रोक करके रखा गया। जाति जनगणना का मुद्दा बीच में आ रहा है और जिस प्रकार से गठबंधन की मजबूरियां हैं, स्वाभाविक सी बात है कि 543 लोकसभा मतलब सांसदों को उसको बोलने का तो मौका नहीं मिल रहा है। केवल और केवल नारे लगाने के लिए उनको संसद में जुटाया जाता है, ऐसी भावनाएं विकसित हो रही। तो बहुत सारे मुद्दे पे पार्टी के डर से फ्री होकर के कोई सांसद बोल नहीं सकते, बहुत सारे मुद्दे पर उन्हें बोलने का मौका तक नहीं मिलता। ऐसे में नई संसद भवन बनाए गए, 800 के करीब सीटें लोकसभा के भीतर जब बनाए गए, उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या को जब अगर बढ़ाना होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उस बढ़ाने के लिए नए सेंसस का इंतजार करना पड़ेगा। एक बड़ा संविधान संशोधन जिसमें इस देश के आधे से ज्यादा राज्य की मंजूरी हो वो दिलानी होगी और तब जाकर के परिसीमन आयोग गठित करना होगा। तो ये सब इस लोकसभा चुनाव में सरकार कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस लोकसभा में सरकार खुद ही बैसाखी के ऊपर चल रहा है और उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ जाएगी और नायडू के राज्य में सीटें नहीं बढ़ेगी। ये भला संभव होगा क्या? ये कैसे संभव हो सकता है? तो इस सरकार के पास जो हालात वर्तमान समय में दिखाई पड़ रहा है, इन हालातों के भीतर एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से खतरा दिखाई पड़ता है कि सरकार कभी भी इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बन सकती है, कभी भी इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री इस भारत देश में शपथ ले सकता है, कभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। क्योंकि जिस सरकार को इस भारत देश के दो बेहद ही तेज तर्रार माने जाने वाले नेताओं के हाथ में जिसकी कमान हो, एक तरफ हैदराबाद जो अमरावती में बैठे हुए आंध्र प्रदेश के राजनीति, एक तरफ बिहार के राजधानी पटना में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनके भरोसे जो सरकार है एनडीए की, और इन सब के बीच महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के सांसद कब उद्धव ठाकरे के रंग ढंग में ढल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो उन परिस्थितियों में महाराष्ट्र चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के पास रोहिणी कमीशन एकमात्र विकल्प दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र और बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे हिंदी भाषी राज्य में सबको साधने के लिए जो एकजुट दिखाई पड़ रहा है ना, उसमें महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग और फिर वहाँ की ओबीसी वर्ग के बीच चिंता का कारण कि आखिर जब ओबीसी में उनकी सर्टिफिकेट मराठाओं को लाया जाएगा तो होगा क्या। तो सीधी सी बात है कि पिछड़ा, डोमिनेंट ओबीसी और नॉन डोमिनेंट ओबीसी, उनके बीच में डिवीजन करने के लिए रोहिणी कमीशन एक आदर्श विकल्प होगा। क्योंकि पहले से जो ओबीसी है उनको ओबीसी में, ईबीसी में रखा जाए या दूसरी तीसरी कैटेगरी में रोहिणी कमीशन के अकॉर्डिंग, और जो मराठा आ रहे हैं उन मराठों को डोमिनेंट ओबीसी की कैटेगरी में डाला जाए। बिहार के भीतर आरक्षण की राजनीति में बीजेपी 2015 का चुनाव मोहन भागवत के बयान की वजह से खुद का स्वाहा करवा चुकी है उस चुनाव को, तो उस स्वाहा को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर एक नए तरीके से, एक नए क्लेवर में, एक नए यज्ञ में, मंडल राजनीति के चुनावी हिंदुत्व को कहीं न कहीं स्वाहा होता हुआ नजर आए, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं मंजूर होगा और नहीं संघ को मंजूर होगा। तो इन परिस्थितियों के भीतर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से निपटना, बिहार में नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर को कम करना, महाराष्ट्र की राजनीति में एक कोशिश करना, भले ही कामयाब हो या फिर ना हो, और इन सब के आश्रय आगे जाकर के हरियाणा के भीतर जो जाट आरक्षण की जो डिमांड है, राजस्थान में जो डिमांड है आरक्षण बढ़ाने का की, वहाँ पे ब्राह्मण भी आरक्षण मांग रहे,
कई सारे राज्यों के भीतर जाति जनगणना का सेंसस से लेकर के तमाम सामाजिक समूहों की जितनी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की नैरेटिव को कमजोर करने के लिए रोहिणी कमीशन एकमात्र और अंतिम विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार के पास दिखाई पड़ता। तो इस पूरे खेल को खेलने के लिए सरकार के पास क्या चाहिए? स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी विरोध नहीं करेगी। कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानने वाली पार्टी कर्पूरी फॉर्मूले के नाम पर भले उसके पीछे मानसिकता या नियत जो कुछ भी हो, लेकिन कोई बिल लाया जाता है तो जेडीयू विरोध करने की स्थिति में नहीं होगी, समाजवादी पार्टी विरोध करने की स्थिति में नहीं होगी। तो एक ऐसा खेल, एक ऐसा राजनीतिक खेल जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी बीज को चुनावी हिंदुत्व के दायरे से बाहर निकाल करके मंडल के बीज के ऊपर, ओबीसी वर्ग के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर खंड खंड करके उनकी राजनीतिक चेतना को विभाजित करके एक नए सिरे से मंडल पॉलिटिक्स के सिलमोहर के तौर पे एक खुद को स्थापित करने और नरेंद्र मोदी को सामाजिक न्याय की मसीहा के तौर पर वीपी सिंह की कैटेगरी में लाकर खड़ा करने की जो कवायद है, उस कवायद के अंदर आरएसएस की सोशल इंजीनियरिंग, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व और इससे ऊपर उठ करके अगर देखें तो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सामाजिक न्याय के मुद्दे को पहली बार कांग्रेस के मुद्दे के तौर पर सार्वजनिक तौर पर विचार विमर्श के केंद्र में लाया, उस केंद्र से उस विचार विमर्श के केंद्र को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़ने की जो कवायद है, उस कवायद के लिए नरेंद्र मोदी इस ब्रह्मास्त्र का, रोहिणी कमीशन का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए कभी भी कदम उठा ले, इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कभी भी ये खबर मिल सकती है कि केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है, तो आगे आप देखते रहिए आगे होता क्या और फैसले किस रूप में देश के सामने आते हैं। आज की वर्तमान सत्ता के पास, मौजूदा सरकार के पास जो सारी समस्याएं हैं, चाहे वो वित्तीय हो, राजनीतिक हो, विपक्ष की तरफ से हो, देश के आम नौजवान जनता की तरफ से हो, समाज के अलग अलग वर्गों की तरफ से हो, कि जिनकी भी तरफ से हो, सोसाइटी के अलग अलग कहते हैं ना कि जो सिविल सोसाइटी है उनकी तरफ से हो, कहीं से भी हो, उन सारी समस्याओं से, उन सारी चुनौतियों से एक हद तक निजात पाने की कोशिश में वर्तमान सरकार के पास रोहिणी कमीशन नाम केवलम के सिवा कोई भी विकल्प सामने दिखाई नहीं पड़ता। और उस विकल्प को, उस ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करने के लिए, उस ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के पास ऐसा लगता है कि वो समय आ चुका है। सरकार के भीतर के सूत्र इसी तरह के संकेत दे रहे, खुल करके नहीं कहते, लेकिन संकेतों की भाषा में संक्षेप में बात कर रहे हैं। तो देखते रहिए कि अब इस खेल के सहारे जिस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन के नाम पर इस भारत देश की पूरी करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया गया। 87% करेंसी जो मॉनेटरी वैल्यू थी, जो मौद्रिक मूल्य था भारतीय मुद्रा का, उसकी 87% को एक ही झटके में कागज के टुकड़े में बदल दिया गया। लीगल टेंडर को ही अवैध घोषित कर दिया गया। उसके बाद आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार झटके के साथ बड़ा कदम कब और किस रूप में उठाती है, ये बात कहना मुश्किल है। और जिस नेता को गुजरात से लेकर के दिल्ली तक मुख्यमंत्री रहने से प्रधानमंत्री रहने तक एक अलग तरह की सरकार चलाने, राज्य की सरकार से केंद्र की सरकार चलने, एक दलीय नहीं बल्कि केंद्र की सब दलीय सरकार में जो आदत रही है अब एनडीए गठबंधन के दौर में, स्वाभाविक सी बात है कि एक मुसीबत के तौर पे ये सामने आएगी। सबकी डिमांड अलग अलग है, तो उस मामले में उनसे निजात पाने के लिए एक अमोघ अस्त्र कहते हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कम से कम अमोघ ही समझेगी। देश की जनता के बीच इसका क्या असर पड़ेगा ये बात तो कोई भी नहीं कह सकता है, लेकिन रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अगर देश में लागू होती है और नरेंद्र मोदी इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करते हैं देश के सामने, तो देश की जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का जो आरक्षण विरोधी छवि है वो कम होगी या उसमें सुधार होगा उस छवि के भीतर, या फिर सच में जो भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा और ज्यादा गर्क कर देगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन रिस्क उठाने में नरेंद्र मोदी माहिर है और ये रिस्क किस रूप में सामने आएगा इंतजार कीजिए। 2 लोकसभा सत्रों को देखिए और आगे आगे देखते रहिए आगे होगा क्या। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।